नमस्कार भाइयों, मैं राजीव शर्मा। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रवादिता से मैं प्रेरित हूँ 80%। तो राष्ट्र में जब भी कोई परेशानी का या विकट स्थिति पैदा जब होती है तो मैं राष्ट्रवादी होने के नाते चूंकि उस समस्या को सुलझाने की कवायद में लग जाता हूँ। ऐसी मेरी सोच है। पिछले 10 सालों से आप लोग मुझे देखते भी आए हैं कि राष्ट्रवाद की जहां बात आई तो राजीव शर्मा कभी पीछे नहीं हटा। चूंकि आप मेरी डिस्क्रिप्शन से समझ सके कि अब मैं किस विषय वस्तु पर आकर आपसे बात करने जा रहा हूं या किस विषय पर आकर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। मेरी लाइन पर जो जुड़े हुए भाई हैं उन भाइयों से केवल मेरी इतनी सी कहना है कि लाइव को रोके नहीं, क्योंकि बहुत विशेष मुद्दे पर आज मैं लाइव देने एक ओरिजिनलिटी वास्तविक स्थिति आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तो प्लीज इस लाइव को शेयर करते रहें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, ऐसी क्या स्थिति हमारे देश में पैदा हुई, ऐसे कौन से हालात पैदा हुए और ऐसी कौन सी मानसिकता, ऐसे कौन से माइंड डाइवर्सन हुए कि नरेंद्र मोदी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने। आज आपके सामने मैं खोलकर वो रखता हूं। बात है आज से 7.5 साल पहले की, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को एकाएक लोकसभा चुनाव 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को भाजपा की प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब घोषित करने की बात हुई तो खलबली मच गई केंद्रीय कार्य समिति में। बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी की नींव लगाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। भाजपा के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि कपूत औलाद जो होती है वो अपने माँ बापों को कोई वजनदारी नहीं देती, तो वही लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में हुआ। और आडवाणी जी के होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जैसे ही घोषित किया तो बीजेपी में खलबली मची। तुरंत ही आनंद फानन में बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति ने आडवाणी जी और मोदी जी को बुलाकर मध्यस्थता की राजनाथ सिंह जी ने और उस मैटर को सुलझाने की कोशिश की। तो बीजेपी केंद्रीय कार्य समिति ने एक ही बात कही थी कि जो भी कोई लोकसभा चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराएगा वो ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अब वो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे 12 साल, तो 12 साल के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में, नमस्कार भाई नमस्कार, 12 साल के कार्यकाल में उनके कई बड़े उद्योगपतियों से संबंध बन गए थे। इस संबंध और इस रसूखात की वजह से उन्होंने जब ज्वाइंटेशन की उन उद्योगपतियों से कि भाई आप बीजेपी मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे तो आपको धन लगाना होगा, तो उन बिजनेसमैनों ने भी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के ऊपर एक ऐसा दबाव प्रेशर बना दिया कि अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो हम धन उपलब्ध कराएंगे। एक बात, चुनाव भी हुआ, चुनाव होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने। अब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले का थोड़ा सा एक घटनाक्रम मैं आप लोगों की नॉलेज में डालना चाहता हूं, और वो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के 67 बिजनेसमैन मित्रों ने उन चुनाव रैलियों का खर्चा उठाया। अडानी जी ने उनकी चुनाव रैलियों को इस संबोधन के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया। सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो अब बात आ जाती है जो कर्जा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हो गया था प्रधानमंत्री बनने के दौरान उन उद्योगपतियों का, तो वो कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने कैसे चुकाया। वो एक बहुत अच्छी जानने वाली बात है। आज हमारे देश में गरीबी का, अभाव का, परेशानियों का, बैंकों को डूबने का रीजन क्या है वो मैं आपको यहां सिद्ध करके बताता हूं। आप सब बुद्धिमान आदमी, आप समझ जाएंगे। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले अडानी जी को 600 करोड़ रुपए का कर्ज दिलाया। इस 600 करोड़ रुपए के कर्ज पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्विसलैंड शहर में खनन का कार्य चालू किया। उनके ऊपर एक 67,000 करोड़ का लोन भी था जो माननीय मोदी जी ने उस लोन को माफ करवा दिया। अब समझ रहे हो आप कि बैंकों में धन की कमी क्यों आ रही है।
इस अब इसके बाद में आ जाता है अगला आदमी, अंबानी। तो अंबानी को फ्री में 4G स्पेक्ट्रम दिया गया और पिछली सरकारों ने जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया था उस जुर्माने को भी माफ कर दिया गया और कुछ छोटे मोटे लोन भी उनके माफ कर दिए गए। समझ रहे हो ना कि आज बैंकों में पैसे की कमी कैसे आ रही है। इन उद्योगपति मित्रों को लोनों को माफ करने की वजह से आज हमारे देश के बैंक और उनकी अर्थव्यवस्था जैसे कि गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है। इसके बाद में फिर आइए आप दैनिक जागरण अखबार, एक अखबार हुआ करता है दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण अखबार ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी की काफी मदद की थी, काफी उनका प्रचार प्रसार किया था। तो चुनाव जीतने के बाद में दैनिक जागरण के मालिक को मोदी जी ने फिर राज्यसभा सदस्य बनाया। समझ रहे हैं ना आप बात। उसके बाद में फिर दैनिक भास्कर जो अखबार है, तो उसने भी मोदी जी की काफी तारीफ पुलिंदे बांधे, लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा मदद की। तो वो अखबार है वेदांता इंडस्ट्रीज का। तो वेदांता इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ में खनन के लिए कोयले की खानें आवंटित करवाएंगी, क्योंकि भाई कर्जा चुकाना है ना। उन लोगों ने चुनावों में इलेक्शन में जो पैसा लगाया था वो पैसा तो उतारना ही है। उस पैसे को उतारने की वजह से आज हमारे देश की माली हालत खराब होती जा रही है। क्योंकि आप देखो 67,000 करोड़ का लोन, कभी कितने का लोन, कभी कितने का लोन, इतने लोनों को जब फ्री माफ कर दिया जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था तो चरमराएगी ही ना। अब आइए आप जी न्यूज। तो जी न्यूज पहले भी काफी नरेंद्र मोदी जी की क्या कहते हैं उसको मदद कर रहा था और आज तक भी वो मदद में ही है। तो उसके जो मालिक है सुभाष चंद्रा, उनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाकर सत्ता की रेवड़ियां बांटी गई। इसके अलावा फिर अगर अपन और थोड़ा सा चलें तो आपको एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर नाम था उसका, जिसने नरेंद्र मोदी जी से ये पैक्ट किया था कि मैं आपको भारतीय राजनीति का चमकता हुआ सूरज बना दूंगा। और उसने अपनी आईटी सेल के कमांडेशन के जरिए उसने 300 लड़कों की आईटी सेल बनाई प्रशांत किशोर ने। जब 300 करोड़ रुपए की वो 300 लोगों की आईटी सेल बनी, उन लोगों को एक काम दिया गया कि फेसबुक पर से लोगों को छाटिए। तो उन्होंने 25,000 लोगों का एक ग्रुप बनाकर बीजेपी की आईटी सेल का निर्माण किया। वो आईटी सेल रात और दिन केवल बीजेपी का प्रचार प्रसार और अन्य विपक्षी पार्टियों का केवल मजाक उड़ाने के अलावा और वो कोई काम नहीं करती है। लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम उन लोगों ने किया। आप एक बात सोचो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रशांत किशोर ने आज भले ही बीजेपी का संग छोड़ दिया हो, मगर वो एक ऐसा फिनोमिनल आइडिया सोशल साइट को कवर करके अपनी बात रखने का वो दे गया था कि उस आइडिया को बीजेपी ने कुछ एक कदम आगे बढ़कर फिर उपयोग में किया। वो अंग्रेजों वाली नीति। आज आप देख रहे हो कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदुओं की कई सारी जातियां आपस में लड़ रही हैं। ये कैसे लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही है, ये नफरत की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, ये ऐसी पोस्ट आती कहां से हैं, ये नफरत फैलाने वाली पोस्टों को आखिर पैदा कौन करता है, ये पोस्ट आ कहां से रही है अखबारों की। ये उल्टी सीधी कटिंग और विपक्षी नेताओं के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको काट छांट कर जो दिखाया जाता है, ये सब कर कौन रहा है। आप खुद सोचो, बुद्धिमान आदमी हो, आप खुद विचार कर सकते हो इस बात के ऊपर। बीजेपी की आईटी सेल में जो बंदे लगे हुए हैं, आप वो 2,000 से लेकर और 20,000 रुपए तक की तनख्वाह लेते हैं। उन लोगों को इस देश से कोई मतलब नहीं है, देश जाए चाहे भाड़ में, उनको तो केवल अपनी पैसा बनाने से मतलब। हजारों वेबसाइट और हजारों ब्लॉग आज चल रहे हैं जिनका काम है केवल न्यूज़ों को उल्टी सीधी करके दिखाना, विपक्ष की हालत खराब करना, विपक्ष के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करना, विपक्ष की। अब यहां एक चीज समझने वाली है, एक चाणक्य नीति की बात है कि अगर आपको आपके राजनीतिक विरोधी को कमजोर करना हो या उस राजनीतिक विरोधी का वजूद समाप्त करना हो तो आपको फिर काम करना पड़ता है कि आप राजनीतिक विरोधी को या तो हम उसकी मखौल बनाइए, उसकी मजाक बनाइए, या फिर उसे सार्वजनिक रूप से उसको पागल घोषित कर दीजिए। तो वो राजनीतिक विरोधी शनै शनै करके पब्लिक के दिमाग से उतरते हुए स्वतः ही राजनीति से बाहर हो जाता है, या उसका राजनीतिक वजूद जो पब्लिक के दिमाग में है वो शनै शनै अपने आप मिट जाता है। तो उस चाणक्य नीति का सहारा नरेंद्र मोदी जी लिए,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू कैसे पप्पू है, कैसे पप्पू है। अन्य जो विपक्षी लीडर है, मायावती जी हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, उन सबको जैसे उनका मखौल बनाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। क्यों भाई? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में तो ये अच्छी बात नहीं है। विरोधी अपनी बात रखेगा, सरकार कहीं गलत करेगी तो विरोधी उसको रोकेगा भी, लेकिन उस विरोधी को मजाक या उसकी भर्त्सना करके या उसकी को पागल घोषित करके उसको इस तरीके से जनता में प्रचारित कर दिया जाए कि जनता उसकी बात ही ना सुने, तो ये तो लोकतंत्र के मूल्यों का सीधा सीधा खुले तौर पर हास है। बीजेपी का जो अब एजेंडा है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रशांत किशोर बीजेपी आईटी सेल का एक फिनोमिनल आइडिया दे के गए थे। बरोबर भाई, बरोबर बोल रहा हूं ना मैं। इस आइडिया को बीजेपी ने सन 2014 में कुछ आगे बढ़ाया। अब बीजेपी केवल एक बात नोट करती थी कि किन जगहों से वो हारी है या किस जगह पर उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उस जगह के, उस प्रदेश को या उस प्रदेश में रहने वाली बाहुल्य जातियों को एकदम गाली देने वाली, उस प्रदेश को गाली देने वाली पोस्टें भी आपने फेसबुक पर काफी देखी होंगी। ये बीजेपी की आईटी सेल कर रही है, केवल फर्जी नाम से आईडियां बनाकर और केवल भारत के आम नागरिक का ब्रेन वॉश करना और उसके दिमाग में ये बैठाना कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी के जो कर्म है उन कर्मों पर पर्दा डालने के लिए केवल इस आईटी सेल का निर्माण किया गया था, जिससे बीजेपी लंबे समय तक सत्ता की पारी खेल सके। अब आप एक बात देखिए, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई प्रदेश आंदोलन करे या कहीं भाजपा हारे तो तुरंत उसे पूरी जाति या पूरे प्रदेश को गालियां दी जाती हैं। केवल 6-7 साल में इनका फैलाया जहर इस कदर, इस हद तक फैल गया कि हिंदुओं के एक बड़े वर्ग के दिमाग में एक दूसरी जातियों के प्रति सिर्फ नफरत है। जो जातियां हैं हिंदुओं की, उनमें आपस में नफरत, हिंदुओं की मुसलमान से नफरत। रीजन कारण बुद्धिजीवी हम सोच सकते हैं, हमको सोचना चाहिए। एक बात, कुछ लोग ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, कुछ जाट, अहीर, ठाकुर, राजपूत, दलितों से नफरत करते हैं। ये भाई क्यों? जबकि ये जो सभी जातियां हैं ये हजारों सालों से एक दूसरे का एकता का प्रतीक बनकर एक दूसरे के साथ में रहती आई थी, कोई नफरत वाली बात नहीं। लेकिन एकदम 2014 के बाद में नफरत की बाढ़ कैसे पैदा हुई और एक जाति दूसरी जाति का विरोध कैसे करने लग गई, ये सोचने वाली बात है। ऐसी पोस्टें फेसबुक पर देखने को मिलती हैं जो नफरत फैलाती है। पोस्टें कहां से पैदा होती हैं, ये सोचने वाली बात है। यह है बीजेपी आईटी सेल, जो केवल सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का माइंड डाइवर्ट करके लोगों को केवल दिग्भ्रमित करने का काम करती है। अब सोचिए कि हिंदुओं की विभिन्न जातियों में आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत कहां से आ रही है, कहां से आते हैं वो फोटोशॉप जो नफरत फैलाते हैं। कैसे गलत न्यूज रातों रात वायरल हो जाती हैं, कैसे विपक्ष या किसी भी जाति के आंदोलनकारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उसे गलत सिद्ध करने के लिए तुरंत न्यूज लिंक फैल जाते हैं, कैसे अखबार की एडिटिंग कटिंग तुरंत मिल जाती है। बहुत सारे इन बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने फर्जी हिंदुओं की आइडिया बनाकर एक दूसरी जाति को गाली देकर केवल एक नफरत का माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि नफरत की माहौल में ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की रोटियां सेकती है। तो मेरा देशवासियों से केवल इतना सा कहना है कि इस प्रकार की नफरत फैलाने वाली जो पोस्टर सामने आती हैं तो उन पोस्टरों पर तथ्यात्मक आप विचार कीजिए। भाजपा में इसके जो समर्थक हैं अब भारत के लिए कि जैसे कैंसर बन चुके हैं, तो मेरी ईश्वर से केवल इतनी सी कामना है कि हे ईश्वर मेरे देश को, मेरे देश के सभी संप्रदायों को बचा, नहीं तो ये बीजेपी के कीड़े इस देश को खा जाएंगे। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, हम लोग हमेशा एक मूर्खता का परिचय क्यों देते हैं? एक सोचने वाली बात है, आप खुद देखोगे, आप खुद समझोगे इस चीज को। 130 करोड़ लोगों के देश में, 130 करोड़ देश हमारे देश की आबादी है, तो 130 करोड़ लोगों के इस देश में एक आदमी लाखों रुपए का सूट पहनकर, लाखों रुपए का पेन अपनी जेब में रखकर ये कहता है कि मैं गरीब हूं, मोदी की एक ही जाति है, केवल गरीब। अब आश्चर्य की बात यह है कि लोग उसकी बात मान लेते हैं। उससे कोई ये नहीं पूछता कि साहब तुमने जो 11 लाख रुपए का सूट पहनकर या 1.5 लाख रुपए का पेन जेब में रखकर आप काहे से गरीब हैं? सोचने वाली बात है। तो ये मूर्खता की चरम पराकाष्ठा है या नहीं? लेकिन मेरे भारत के लोग बहुत सीधे हैं, सज्जन हैं, इसलिए वो ज्यादा गौर नहीं करते। लेकिन अब उनको गौर करना होगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी नाम का दीमक इस देश को चाट जाएगा, जैसा कि हम देखते जा रहे हैं। दूसरी बात,
सीबीआई, एनआईए, आईडी, आईटी जैसी बड़ी एजेंसियां किसी व्यक्ति के हाथ में हैं और वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है और देश के लोग मान भी लेते हैं, ये मूर्खता है या समझदारी है? जब सारी देश की ताकत तुम्हारे अपने हाथ में समेट रखी है तो भाई तुमको कैसे कोई परेशान कर सकता है? ये समझ में नहीं आई। बोलते हैं ना मोदी जी, जिस व्यक्ति की 22 स्टेट्स में सरकार हो, जिसकी लोकसभा में पूर्ण प्रचंड बहुमत हो, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे विपक्ष काम करने नहीं दे रहा। अरे विपक्ष में लोगों की तादाद ही कितनी है भाई? विपक्ष में लोगों की तादाद ही कितनी है? 22 स्टेट्स में आपकी सरकार है, लोकसभा में आपका पूरा बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, फिर आपको विपक्ष काम कैसे करने नहीं दे रहा? लेकिन लोग मान लेते हैं, लोग उस बात को मान लेते हैं। एक सोचने वाली बात है। भ्रष्टाचारियों को टिकट देकर वो आदमी खुलेआम छाती ठोक कर कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और लोग मान लेते हैं। वो आदमी जिसकी पार्टी में कई सारे बलात्कारी लोग हैं, यूपी के वो विधायक थे, वो सेंगर साहब और कई सारे चिन्मयानंद वगैरह कई सारे नाम इसमें फेहरिस्त में है। लेडीजों के साथ में खुलेआम दुराचार, अत्याचार, अनाचार इस सरकार में हुआ है। जितना लेडीजों का, स्त्रियों का मान मर्दन इस सरकार में हुआ है, इतना तो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। और वो आदमी कहता है भरी मंच से कि मैं स्त्री संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लोग मान लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हों, वो व्यक्ति कहता है कि दुश्मन मुझसे थर-थर कांप रहा है, और लोग मान लेते हैं। तो भाई ये देश कौन से, इस देश में रहने वाले नागरिकों की सोचने की शक्ति या समझने की ताकत कहां खत्म हो गई, ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसके कार्यकाल में, जिसके प्रदेश में किसानों ने बहुत ज्यादा आत्महत्या की हो, वो आदमी कहता है भरी मंच से कि मैंने किसानों को खुशहाल बना दिया, और लोग मान लेते हैं। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। आखिर भारतीय वोटर जो सरकार चुनता है, जो अपने वोट की ताकत पर अपने 5 साल का अपने भविष्य का निर्धारण करता है, उस व्यक्ति की सोचने की शक्ति कहां खत्म हो गई। और अगर वो व्यक्ति इसी प्रकार से, देखो ये बात मेरा अंधभक्तों से भी कहना है, आज अंधभक्तों के दम पर वो व्यक्ति सत्ता में बैठा। अगर वो देश के हित में होता, अगर वो राष्ट्र के अवाम के हित में होता, तो हम सभी उसके साथ में होते और हमको उसकी भक्ति भी करनी चाहिए थी। लेकिन वो आम खुलेआम वो देश की संपत्तियों को बेच रहा है, नष्ट कर रहा है। निजीकरण के नाम पर जिस प्रकार से देश की संपत्तियों का दोहन हो रहा है, इस देश को चंद बिजनेसमैनों का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से गुलाम बनाना चाहता है, जिसमें महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला आदमी जैसे कि खुलेआम रोजगारों को छीन रहा है, लेकिन लोग उसकी अच्छाई को मान लेते हैं। कैसे, समझ में नहीं आया। कालाबाजारी बंद करने के नाम पर नोटबंदी की, उस नोटबंदी से लाखों, छोटी बड़ी लाखों कंपनियां बंद हो गई, लगभग 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, और कितनी ही आत्महत्याएं उस काल में हुई। और वो व्यक्ति कहता है कि नोटबंदी सफल रही, और लोग मान लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचना होगा। आज देश का प्रधानमंत्री कोरोना जैसी आपदा में, उसको यह बताना चाहिए था लोगों को कि हमारी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए ये कर रही है। ये करने की बजाय वो ताली और थाली पीटने के लिए कहता है, और लोग जुलूस के रूप में ताली और थाली पीटते हुए छतों पर और गली में निकलते हुए नजर आते हैं। कैसे, बहुत बड़ी बात है। सारी बातें आज खुल के करेंगे, आज बहुत लंबा लाइव करूंगा भाई, लेकिन बात करेंगे आज इसी विषय के ऊपर। मूर्ख जो लोग होते हैं उनको धर्मवाद,
जातिवाद, उल्टा सीधा प्रोपोगंडे वो उनके दिमाग में बैठते हैं। वो नहीं सोच पाते कि शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, स्वास्थ्य क्या है, जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के ऊपर चर्चा न करके जातिवाद और धर्मवाद। अब जातिवाद और धर्मवाद के नाम को बढ़ावा केवल वो मूर्ख लोग दे रहे हैं, और उन मूर्खों की वजह से ही आज एक सत्ता का बहुत बड़ा व्यापारी सत्ताधीश बनकर इस देश पर काबिज है, जो देश की संपत्ति को खुलेआम छाती ठोककर बेच रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस आदमी का विरोध नहीं कर पा रहा है। ये कौन सी मूर्खता की चरम पराकाष्ठा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मेरे देश में रहने वाले लोग ये बुद्धिमान है या अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। समझ से बाहर की बात है भाई, समझ से बाहर की बात है, बहुत बड़ी बात है। हिंदुत्व का स्वांग रचकर माननीय ये नरेंद्र मोदी जी इस सत्ता में आए। आपको मालूम है इन्होंने बनारस में कितने मंदिर तोड़े? मेरी फेसबुक वॉल ओपन करके देख लेना, खुद बनारस में जाकर कवरेज की है। आपको मालूम है ये जयपुर और नागपुर में किस कदर इन्होंने मंदिरों का दोहन किया? कौन से हिंदुत्व का ये व्यक्ति चेहरा है? आपको मालूम है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या स्थिति स्त्रियों के साथ में हो रही? अभी कल का मैंने एक घटनाक्रम देखा था, कल मैंने फेसबुक के ऊपर देखा था भाई। उन्नाव में 3 दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, 3 बहनों के साथ में, 2 बहनें मर गई, एक हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके पिताजी से और उसकी माताजी से किसी भी आदमी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको नजरबंद कर दिया जा रहा। इससे पहले एक हाथरस कांड भी हुआ था जिसमें रातों रात उस बच्ची की डेथ बॉडी में पेट्रोल डालकर आग लगवा दी गई थी। कहां जा रहा है ये देश? सोचना होगा। और अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाली नस्लें फिर हमसे ये प्रश्न करेंगी कि जिस वक्त इस देश में इस प्रकार का जलजला कोई आदमी मचा रहा था तो फिर तुम लोग कहां थे? आज बोलना होगा, हमको खुलकर बोलना होगा। नहीं तो ये नरेंद्र मोदी नाम का ये व्यक्ति इस देश के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर जाएगा कि हमको शायद सदियों तक संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। देश को खुलेआम बेचा जा रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद रिलेटेड सारी चीजें बेच दी गई, ट्रांसपोर्ट बेच दिया गया, कम्युनिकेशन बेच दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन आ रही है, लेकिन अंबानी और अडानी वो ऊपर बढ़ रहे हैं। रीजन एक, केवल एक, कि उन लोगों के ही हाथ में देश की जैसे कि सत्ता की कमान आ गई है। तो फिर मोदी जी ऐसा करिए, अडानी को राष्ट्रपति बना दीजिए, अंबानी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, विजय माल्या को वित्त मंत्री बना दीजिए और नीरव मोदी को प्रदेश मंत्री बना दीजिए। ये स्वांग रचने की जरूरत ही क्या है? सारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, देश में भुखमरी के से हालात आ गए, और अभी तो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, देश की दुर्गति बिल्कुल मुमकिन है। आज ये बोलते हैं कि इस देश में कांग्रेस, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं, लेकिन स्वतंत्र विचार रखूं। कांग्रेस गलत करेगी तो हम बोलेंगे, बीजेपी गलत करेगी तो भी हम बोलेंगे। स्वतंत्र विचार रखूं भाई। और इस देश की विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं से मैंने संघर्ष भी किया। आज सवर्णों को जो 10% रिजर्वेशन मिला है, 100% इसमें मेरे संघर्षों का योगदान है। नहीं मानते हो तो मेरी बॉल ओपन करके देख लेना। लेकिन कभी कोई नाम की चाहत नहीं थी, इसलिए आपको अपने आप को फेमस करना नहीं चाहा। बड़ी बड़ी लोकपाल विधेयक के संदर्भ में अन्ना के साथ में मैंने दिल्ली में आंदोलन किया। तो राष्ट्र पर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की जब भी बात है कि राजीव शर्मा हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन अभी जो स्वांगधारी सरकार इस देश पर बैठी काबिज है, ये सरकार केवल और केवल अंबानी और अडानी के प्रति जवाबदेही है। 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात थी। क्यों भाई? 2.5 करोड़ वो रोजगार तो आपको मिल गए होंगे, मिले कि नहीं मिले? मिला है रोजगार, बिल्कुल मिला है। घर पर बैठने का रोजगार मिला है आप लोगों को, बराबर बोला ना। और किसान और मजदूर और गरीबों के बारे में तो मैं क्या बात कहूं, वो स्थिति तो सबके सामने है। और फिर भी मूर्ख व्यक्ति जब ये कहती है कि नहीं, मोदी जी इस देश को, इस राष्ट्र का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। वो 56 इंच की सीने की बात करने वाला आदमी आज चीन, अरुणाचल प्रदेश के में एक छोटा मोटा गांव तक बसा दिए।
कहां जा रहा है ये देश और क्या करना चाहता है व्यक्ति? इस अंधभक्ति से निकलो। अंधभक्तों, इस चीज से के जिम्मेदार तो तुम हो ही, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को, अपने राष्ट्र की नस्लों को आप बचा लीजिए, क्योंकि कल को आप ही के बच्चे आपसे ये सवाल जवाब करेंगे जब वो भुखमरी की हालात पर होंगे। और भुखमरी की हालात पर तो आज आप भी हैं जो अंधभक्त हैं। उनको क्या बीजेपी का कोई आई कार्ड दिखाकर वो पेट्रोल उनको 50 रुपए लीटर या 60-70 रुपए लीटर नहीं मिलेगा, वही 100 रुपए लीटर उनको मिलना है। वो जो गैस खरीदने जाएंगे वो अंधभक्त, तो वो अंधभक्तों को जो गैस है वो 800 रुपए का ही सिलेंडर मिलना है। तो बच तो वो भी नहीं रहे इस मोदी के कहर से। तो फिर कैसी भक्ति करिए राष्ट्र के प्रति। कुछ लोग मुझे कांग्रेसी बोलते थे, मुझे थोड़ी सी अखरती थी वो बात, क्योंकि मैं न कांग्रेसी न भाजपा का, मैं किसी का भी नहीं। मैं इस राष्ट्र का एक स्वतंत्र विचारक हूं और अपने विचार समय समय पर आकर मैं रखता रहता हूं, और यही इंसान का नैतिक धर्म होना चाहिए। खैर, मैं अपनी बात के विषय वस्तु से थोड़ा सा भटक गया। मेरा केवल आप लोगों से इतना सा कहना है कि अभी जो स्थितियां वर्तमान में देश में जो स्वांग रचाकर इस देश की गद्दी पर जो व्यक्ति काबिज हुआ है, भाइयों, ये व्यक्ति राष्ट्र के हित में नहीं, राष्ट्र की संपदा का तेजी से दोहन हो रहा है। रोजगारों की क्या स्थिति हो गई, देश के जैसे बेच दिया गया। क्या हम अब भी नहीं समझेंगे? क्या हमको अब नहीं समझना चाहिए? बहुत सारी बातें आप लोगों से रूबरू होकर आपसे कहने की, लेकिन मैं जानता हूं इस लाइव पर मुझे गालियां पड़ेंगी। गालियों की चिंता भी मुझे नहीं। हालांकि बीजेपी आईटी सेल वालों ने मेरी आईडी को बिल्कुल जैसे कि लॉक कर रखा है। अब एक टाइम हुआ करता था कि लाखों लोग मुझे सुनने को उतावले रहते थे। आज मेरी वो चीजें इस बीजेपी आईटी सेल की देन है कि वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, लॉक कर दिए। क्यों? क्योंकि हम वास्तविकता लोगों के सामने रखते हैं। खैर, आता रहूंगा समय समय पर आप लोगों के सामने, केवल उस राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जिस राष्ट्रवाद की जरूरत आज देश को है। लोग बोलते थे कि मैं कांग्रेसी हूं, मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी इस देश को आजाद कराने के लिए। ये वो कांग्रेस ही थी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं। ये कांग्रेस ही थी जैसे सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी निकले और उन्होंने इस देश को आजाद कराया। वो कांग्रेस की ही मंच थी। और आज का ये वर्तमान गांधी परिवार भी राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानी दे चुका है, ये मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, गई तो राष्ट्र की खातिर ही ना भाई। खैर, अब मैं जरा इन संघियों से और इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आपने देश को आजाद कराने में क्या योगदान दिया? कुछ नहीं। और बात करते हैं राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद ये हम लोगों को सिखाएंगे। अरे हमारी तो अंतर आत्मा ही राष्ट्रवाद से प्रेरित है। हमको तुम लोगों से राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो राष्ट्रवाद है ना, वो राष्ट्रवाद छद्मवेशी है। वो राष्ट्रवाद की आड़ में राष्ट्र को खा जाने वाली स्थिति का वो राष्ट्रवाद हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए वो राष्ट्रवाद जो इस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, धर्म, वर्ग विशेषों का सम्मान करना और सभी को साथ लेकर चलना जानता हूं। हमको वो राष्ट्रवाद चाहिए। खैर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव शर्मा, अन्ना राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य, और जब जब भी इस राष्ट्र को मेरी जरूरत होगी, राजीव शर्मा हमेशा आएगा। चाहे बीजेपी आईटी सेल वाले मेरी आईटी को कितना भी रोक लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दबी जवान से ही सही, लेकिन बोलेंगे तो जरूर। नमस्कार भाई।